हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपको इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो अब इस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया समर, ये सम करके दे रहा है या एडर कुछ भी दे दो। और ये अपने पैरामीटर मैंने इसमें दो डाल दिए हैं, ए और बी, यानी कि दो वैल्यू ये लेगा और ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी, यानी कि जो भी पैरामीटर में हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उन दोनों का सम करके रिटर्न करेगा। अब मैंने क्या करा है, मैंने सबसे पहले अपने इस फंक्शन के अंदर मैंने दो इंटीजर डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने इसी फंक्शन के अंदर मैंने दो लिस्ट डाल दी हैं। उसके बाद मैंने इसी फंक्शन के अंदर दो स्ट्रिंग डाल दी हैं। अब आप देख सकते हो ऑपरेटर मैंने सिर्फ प्लस का लगाया है, लेकिन मैंने आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने कभी इंटीजर, कभी कोई स्ट्रिंग, कभी कोई लिस्ट दे दी है। तो ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा? कायदे से तो इसको एरर दे देना चाहिए, क्योंकि एक प्लस तो सिर्फ उसके लिए काम करता है, इंटीजर और फ्लोट के लिए, लेकिन यहाँ एरर नहीं मिलेगा। आप एक बार इसे अगर रन करके देखोगे तो आप देख सकते हो इंटीजर के केस में इंटीजर को ऐड कर देगा, लिस्ट के केस में ये दोनों लिस्ट को ऐड कर देगा, मतलब कि एक लिस्ट में दूसरे लिस्ट के एलिमेंट्स को ये अपेंड कर देगा। और अगर दो स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देगा, यानी कि दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा। तो ये होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से अगर मैंने सपोज प्लस साइन का यूज करा तो प्लस साइन जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से अपनी वैल्यू को, अपने रोल को चेंज कर देता है। तो ये मतलब है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अब हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग क्लास मेथड्स में कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने सपोज दो क्लास बना दी है। पहली क्लास है मेरी कैट की। कैट के अंदर मैंने सबसे पहले अपना इनिट मेथड को डिफाइन कर दिया है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बना दिया है जो कि मेरे कैट क्लास की इंफॉर्मेशन देता है, मतलब जो भी वेरिएबल पास करेगा उन्हें ढंग से डिस्प्ले करेगा। और एक मैंने ऐसी रैंडम फंक्शन बना दिया है जो कि मतलब ये कैट का साउंड निकालती है वो प्रिंट करेगा। उसके बाद मैंने एक क्लास बना दी है डॉग की। डॉग के अंदर मैंने वही जो कैट के साथ करा था, सबसे पहले इनिट मेथड, उसके बाद इन्फो मेथड और उसके बाद डॉग का साउंड बनाता है। आप अगर ढंग से नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो कि कैट के अंदर भी इनिट मेथड है जो कि दो आर्ग्यूमेंट लेगा और एक सेल्फ तो होता ही है, तो बेसिकली तीन इसके पैरामीटर है। डॉग में भी तीन पैरामीटर वाला इनिट मेथड है। इन्फो जो मैंने फंक्शन डिफाइन करा, जो मेथड है इन्फो का, वो भी डॉग के अंदर, कैट के अंदर भी है। सेम मेरा मेक साउंड वाला जो फंक्शन या मेथड है वो मेरा कैट में भी और डॉग में भी है। बेसिकली ये जो मेरी क्लास है इनका ब्लूप्रिंट एग्जैक्टली सेम है, बस जो वैल्यू अंदर जाएगी और जो स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने डाल दी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके अलावा सब कुछ सेम है। तो अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने कैट का, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया डॉग का। कैट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कैट का नाम और इसकी दूसरी चीज क्या थी, एज, वो डाल दी। डॉग वाली में मैंने डॉग का नाम और डॉग की एज वो डाल दी। अब मैंने क्या करा, एक फॉर लूप बना दिया। यहाँ पे फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल है एनिमल जो कि इटरेट करेगा कैट ऑब्जेक्ट के सारे मेथड पे और डॉग ऑब्जेक्ट के सारे मेथड पे। दोनों ऑब्जेक्ट्स को, कैट वन और डॉग वन को, मैंने एक ट्यूपल में डाल दिया है। एनिमल वेरिएबल पहले जाएगा कैट वन ऑब्जेक्ट पे और उसके एक एक मेथड को ये प्रिंट करेगा, यानी कि रन करके देखेगा। उसके बाद मेरा एनिमल वाला वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट मेरा डॉग पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद डॉग का जो एक एक मेथड है ये उसको प्रिंट करेगा। तो ये काम है इस फॉर लूप का। जब मैं इस वाले पीस ऑफ कोड को रन करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा सबसे पहले जो कैट का जो मेरे मेथड है मैंने मेक साउंड वाला बनाया था वो आया, फिर इन्फो आया, फिर उसके बाद वापस मैंने मेक साउंड बनाया था वो आ गया और सेम चीज डॉग के साथ हो गई। यहाँ पे आपको शायद हो सकता है कंफ्यूजन की वेरिएबल मेरा एनिमल का, सेम मेरा जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है एनिमल, ये सेम ऑब्जेक्ट हर दोनों डिफरेंट क्लास में कैसे काम कर पा रहा है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट तो एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है ना, तो ये एक ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट क्लास में कैसे वर्क कर रहा है, ये हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से। तो पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से हमें ये बेनिफिट मिला, क्योंकि इन दोनों की क्लास की स्ट्रक्चर लगभग सेम है, तो मैंने एक वेरिएबल की मदद से दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर लिया।
तो इस तरह से हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को क्लास के मेथड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग इनहेरिटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो सबसे पहले मैंने बनाया एक क्लास जो कि है शेप का, ये होगी मेरी पेरेंट क्लास। इसके अंदर मैंने बनाया सबसे पहले इनिट मेथड, उसके बाद मैंने बनाया अपना एरिया वाला एक मेथड जो कि एरिया देगा, और फैक्ट, और फिर मैंने एसटीआर वही कि मतलब ताकि खाली मेमोरी लोकेशन मुझे ना मिले, कुछ प्रिंट कर दे। अब आप यहाँ नोटिस करो, एरिया मैंने पास कर दिया है, पास मतलब मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, और इसके अंदर फैक्ट के अंदर मैंने बेसिकली एक लाइन लिख दी है कि ये रिटर्न करे आई एम अ 2 डायमेंशनल शेप, बेसिकली ऐसे मैंने कुछ भी डाल दिया है। और मैंने एसटीआर के अंदर डाल दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम ये प्रिंट कर ले, यानी कि सेल्फ डॉट नेम। अब मैंने इसके अंदर 2 चाइल्ड क्लास बनाई है। पहली चाइल्ड क्लास है मेरी स्क्वायर की, दूसरी चाइल्ड क्लास है मेरी सर्कल की। स्क्वायर वाला मेरा सबसे पहले इसके अंदर मैंने पेरेंट क्लास यानी कि शेप को पास कर दिया है। मैंने इसके अंदर सारी जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि इनिट मेथड, सुपर मेथड, इनका यूज़ कर लिया है। इसमें अब आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर क्लियर हो चुका होगा इनहेरिटेंस वाले में, तो अब मैं डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा। बट स्टिल यहाँ पे आप देखो मैंने एक एरिया मेथड डिफाइन करा है। एरिया मेथड मैंने, आप ऊपर देखो मैंने शेप वाले में पास कर रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एरिया मेथड बना रखा है और मैंने डाल दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो लेंथ है उसका स्क्वायर रिटर्न करे। बेसिकली स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। और मैंने इसका जो डिफाइंड फैक्ट है, ऊपर वाला जो फैक्ट है वो प्रिंट करा आई एम अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने एक रीडिफाइन कर दिया फैक्ट को कि स्क्वायर्स हैव ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सेम चीज़ मैंने सर्कल के साथ करी है। मैंने एरिया मेथड मैंने कर दिया पाई स्क्वायर सेल्फ डॉट रेडियस का स्क्वायर, और बेसिकली पाई आर स्क्वायर जो इसका मेथड होता है ना, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर, वही मैंने यहाँ डाल दिया है। और मैंने यहाँ पे कोई फैक्ट को मैंने डिफाइन नहीं करा है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, मैंने सबसे पहले 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, स्क्वायर की लेंथ डाल दी, सर्कल की लेंथ डाल दी। अब मैंने दोनों जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा तो आप देखो कि यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले मैंने बी के साथ सारा करा, बी को मैंने प्रिंट करा, सर्कल लिखा है, उसके बाद बी डॉट फैक्ट। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर सर्कल क्लास के अंदर मैंने कोई भी फैक्ट नहीं डाला है, फैक्ट वाला कोई मेथड मैंने यहाँ नहीं डाला है। तो ये क्या करेगा, ये जो पेरेंट क्लास वाला जो फैक्ट है उसको प्रिंट कर देगा। पेरेंट क्लास वाले फैक्ट में लिखा था आई एम अ 2 डायमेंशनल शेप, तो यहाँ देखो आई एम अ 2 डायमेंशनल शेप। इसके बाद मैंने प्रिंट करा है ए डॉट फैक्ट। तो ए का फैक्ट क्या लिखा था, स्क्वायर्स हैव ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, स्क्वायर्स हैव ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप सोच रहे होगे लेकिन पेरेंट क्लास में तो ये लिखा था आई एम अ 2 डायमेंशनल शेप, तो ये वाली लाइन की प्रिंट हुई। ये हुई पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से, क्योंकि स्क्वायर के अंदर मैंने रीडिफाइन कर लिया फैक्ट को, फैक्ट वाले मेथड को, फैक्ट वाले फंक्शन को, तो इसने ऊपर वाले अपने पेरेंट क्लास के फैक्ट को इसने ओवरराइट कर लिया। अब तीसरे में मैंने क्या करा है, मैंने प्रिंट करना, चौथे में मैंने प्रिंट करना चाहे बी डॉट एरिया यानी कि सर्कल का एरिया। तो आप देखो कि यहाँ पे सर्कल का एरिया मेरा आ चुका है। यहाँ पे ऊपर मैंने यहाँ एरिया पास करा था, यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर मैंने कुछ नहीं डाल दिया, बस ब्लूप्रिंट के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया था कि डिफाइन एरिया, और वैसे इसके अंदर कुछ भी मैंने नहीं डाला। तो मेरा जो सर्कल है उसने ओवरराइट कर लिया एरिया वाला अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमने करी कि एसटीआर को भी हमने एक जगह ओवरराइट कर लिया, और अगर हमने एसटीआर का यूज़ नहीं किया तो एसटीआर ओवरराइट नहीं हुआ, फैक्ट को हमने ओवरराइट करके दिखाया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से। तो जब भी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो 3 चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि हम लोग सेम ऑपरेटर का यूज़ हम लोग लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए, एडिशन परफॉर्म करने के लिए, साथ ही साथ कंकैटिनेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपके दिमाग में आना चाहिए पॉलीमॉर्फिज्म की हम लोग से क्लास मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर 2 क्लास लगभग सिमिलर है तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट से, एक कस्टम ऑब्जेक्ट से या वेरिएबल से हम लोग दोनों क्लास की मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को इनहेरिटेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर पेरेंट क्लास के कुछ मेथड हम लोग ओवरराइट करना चाहते हैं, या फिर हमने चाइल्ड क्लास में ऑलरेडी कुछ मेथड लिख दिया जो कि पेरेंट क्लास में प्रेजेंट है, और भी जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी, ये सारी चीज़ें पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हमारा पॉसिबल है। तो भले ही पॉलीमॉर्फिज्म छोटा टॉपिक है, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका आप यूज जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप इसका रेगुलर यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी मदद से आप कभी भी अपने कोड में कोई एरर आते हैं तो उसको अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। आपका कोड रुकेगा नहीं, आप उस एरर को अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो। आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा उसमें घुसेंगे नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।